आगे चलते हैं। बेटा लास्ट क्लास में हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम देख रहे थे। हमने इम्पल्स को भी समझा, उसके बाद हम लोगों ने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम देखी और हम एक सवाल और करते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में। हालांकि हमने जितने एग्जाम्पल अभी तक किए उस समय मोर और लेस आइडिया लग गया कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कैसे कैसे यूज करते हैं, बट स्टिल हम एक सवाल और कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। आपके पास बेटा इस तरह का अरेंजमेंट है कि एक स्मूथ सरफेस, इस पर एक एम मास का ब्लॉक, ये एक स्ट्रिंग और ये एक एम मास का ब्लॉक। और जो ये सरफेस है ये टोटली स्मूथ है, किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं है। स्ट्रिंग बेटा दोनों ब्लॉक्स के बीच में जोड़ रखी है इस तरह से, और एक एम मास की कोई बुलेट है, एम मास की बेटा कोई बुलेट है। इस ब्लॉक को मैं ए कह रहा हूं, इस ब्लॉक को मैं सी कह रहा हूं और बुलेट को मैं बी कह रहा हूं। ठीक है। बुलेट जो है वो u वेलोसिटी से आती है और इस ब्लॉक के अंदर धंस जाती है, एम्बेडेड हो जाती है, धंस जाती है। तो आप कह सकते हो बुलेट बी strikes block A and get embedded in it। बेटा इसके अंदर धंस जाएगी। ठीक है। जैसे इसमें धंस जाएगी इन दोनों की बेटा वेलोसिटी सेम हो जाएगी, लेकिन जैसे ही इसके अंदर धंस जाएगी ए और बी मिलकर आगे जाने लग जाएंगे। जैसे ए और बी आगे जाने लग जाएंगे तो हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से कह सकते हैं कि जितनी वेलोसिटी इनकी आगे होगी इस सी वाले ब्लॉक की उतनी वेलोसिटी पीछे से सेम रहेगी। तो तीनों की तीनों सेम वेलोसिटी से सामने की तरफ चलने लग जाएंगे। फेयर एनफ। सबसे पहला सवाल, फाइंड वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक्स आफ्टर दिस कोलिजन। ये जो कोलिजन हुआ है बेटा एक तरह से कोलिजन ही है ब्लॉक बी और ब्लॉक ए में। इसके बाद हमें हर ब्लॉक की वेलोसिटी बतानी है, जरूर बताएंगे। जैसे ही आपका अरेंजमेंट ऐसा हुआ कि ये रहा ब्लॉक ए, ये रही बुलेट बी, कुल मिलाकर इनका मास हो गया है 2m। ये जैसे ही सामने की तरफ v वेलोसिटी से जाने लगेंगे बेटा वैसे रस्सी तन जाएगी। जैसे रस्सी तन जाएगी ऑफ कोर्स ये रस्सी पीछे की तरफ एक इंपल्स लगाएगी। मैं उसे एक बार के लिए इंटीग्रेशन टीडीटी लिख दो। वही इंपल्स ऑफ कोर्स सी वाले ब्लॉक पर आगे लगेगा। सी वाले ब्लॉक पर इंपल्स आगे लगा तो इस सी वाले ब्लॉक की वेलोसिटी भी वही हो जाएगी जो ए और बी की है। अब जरा इस बात को सुनना, सिर्फ बुलेट का मोमेंटम कंजर्व नहीं है, बल्कि बुलेट भी जैसे ए ब्लॉक के अंदर धंसेगी वैसे ए ब्लॉक उस पर एक फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ और ए का मोमेंटम तो घटेगा। लेकिन बी का मोमेंटम, सॉरी बेटा मैंने गलत बोल दिया, बी है बेटा बुलेट का नाम। तो बुलेट बी जैसे ही धंसेगी वैसे ही बुलेट बी पर ए जो ब्लॉक है वो फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ। वो ऑफ कोर्स बी वाले बुलेट की वेलोसिटी घटाएगी, उसका मोमेंटम घटाएगा। जो फोर्स बुलेट बी पर पीछे लगा है वही फोर्स हमारे ब्लॉक ए पर आगे लगा है। तो ब्लॉक ए का मोमेंटम बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि ए और बी का मोमेंटम कंजर्व है। क्यों? क्योंकि जैसे रस्सी तन गई, रस्सी ने पीछे की तरफ एक फोर्स लगा दिया। किस पर? ए प्लस बी पर। भले ही ए ने बी पर और बी ने ए पर जो अंदर वाला फोर्स लगाया है वो हो सकता है कि इंटरनल फोर्स हो गया हो, लेकिन जैसे रस्सी तन गई तो रस्सी का टेंशन आपका एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो ए का मोमेंटम कंजर्व नहीं है, बी का मोमेंटम कंजर्व नहीं है, ए प्लस बी का भी कंजर्व नहीं है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी का मोमेंटम कंजर्व है। ए और बी ने आपस में एक दूसरे पर धंसते वक्त, एम्बेडेड होते वक्त जो नॉर्मल फोर्स लगाया है, जो भी फोर्स लगाया है वो वाला फोर्स भी इंटरनल हो गया और ये जो टेंशन है ये भी एक तरह से इंटरनल हो गई। तो आप कह सकते हो कि अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन on
ए प्लस बी प्लस सी, पूरे सिस्टम पर ए प्लस बी प्लस सी पर मोमेंटम कंजर्व कर दो। ए वाले ब्लॉक के पास मोमेंटम है 0, बी वाले ब्लॉक के पास मोमेंटम है mu और सी वाले ब्लॉक के पास है 0। बाद में m मास के ब्लॉक के पास वेलोसिटी है v, m मास की बुलेट के पास वेलोसिटी भी है v और c वाले ब्लॉक के पास भी वेलोसिटी है v। तो कुल मिलाकर हमारे पास वेलोसिटी आ गई है 3m, सॉरी मोमेंटम आ गया 3mv। m से m कैंसिल और v की वैल्यू आ गई है, बड़ा कितनी वैल्यू आ गई है u/3। तो जैसे ही आपकी बुलेट ब्लॉक ए के अंदर एम्बेडेड हो जाएगी, धंस जाएगी, उसका बुलेट की वेलोसिटी भी u/3, ब्लॉक ए की वेलोसिटी भी u/3 और ब्लॉक सी की वेलोसिटी भी u/3। अगला सवाल, फाइंड इंपल्स ऑफ टेंशन। बड़ा टेंशन का जो इंपल्स है वो निकालो। ये टेंशन का इंपल्स ब्लॉक सी पर लगा है आगे और जो ए प्लस बी का अरेंजमेंट है इस पर लगा है पीछे। तो आप चाहो तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम सी पर भी लगा सकते हो, चाहो तो ए प्लस बी पर भी लगा सकते हो, बड़ा मर्जी है। मुझे सी पर लगाना आसान लग रहा है तो मेरा हिंट है अप्लाई IMT ऑन सी। सी वाले ब्लॉक पर बेटा मैं इस तरफ को प्लस ले रहा हूं, इस तरफ को माइनस, इससे मैंने इंपल्स बोल दिया TDT। बेटा चाहो तो आप इसे J1 भी कह सकते हो, एक ही बात बेटा। दैट मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम m मास के ब्लॉक के पास वेलोसिटी आ गई है सामने की तरफ u/3 माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसका इनिशियल मोमेंटम बेटा 0 था तो बड़े आराम से आप कह सकते हो कि दैट इज mu/3। फेयर एनफ। इसी तरह से कोई मुझसे पूछ ले कि जो ए और बी ब्लॉक के बीच में, बुलेट बी के और ब्लॉक ए के बीच में जो फोर्स लगा है अंदर, क्योंकि जैसे बुलेट बी ए के अंदर धंसेगी वैसे ही ब्लॉक ए एक रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ। बुलेट पर तो लगेगा पीछे, वही ब्लॉक ए पर लगेगा आगे। क्या सर हम उसका भी इंपल्स निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हो। अगला सवाल, फाइंड impulse of the force acting between block A and block B। सोचते हैं बेटा, जैसे ब्लॉक बी के पास मास m है, वेलोसिटी सामने की तरफ u है, जैसे ब्लॉक बी ब्लॉक ए के अंदर धंसेगा वैसे ही ब्लॉक बी पर एक पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा, रेजिस्टिव काइंड ऑफ फोर्स। दैट फोर्स इनटू dt, बड़ा ये इंपल्स बोल दो या इसको J2 बोल दो, और इसके कारण इस m मास के ब्लॉक की स्पीड बड़ा घटकर हो गई है कितनी, u/3। लगा दीजिए बेटा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। एक ही तो इंपल्स लग रहा है इस तरफ, बेटा उसमें J2 लिख दूं या इंटीग्रेशन f/dt लिख दूं, एक ही बात है बेटा। लेफ्ट में लग रहा है तो आप उसे माइनस भी बोल सकते बेटा, ठीक। दैट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, बेटा फाइनल मोमेंटम है mu/3 माइनस इनिशियल मोमेंटम है mu। तो J2 की वैल्यू बड़े आराम से आपके पास आ गई है 2mu/3। ये आ गया हमारा इंपल्स। ये किसका इंपल्स है? ये इंपल्स है ए और बी के बीच में जो फोर्स लगा है उसका इंपल्स है। सर ये वाला इंपल्स क्या मैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ऑन ब्लॉक ए पर भी लगा कर निकाल सकता हूं? हाँ बेटा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम आंसर आएगा आपका बेटा, सेम आंसर आएगा। तो मैं एक तरीके से यही इंपल्स और निकाल के दिखाता हूं। जो ए और बी के बीच में जो इंपल्सिव फोर्स लगा है, जो इंपल्स लगा है, उसको मैं एक तरीके से और निकाल रहा हूं। अप्लाई IMT ऑन ब्लॉक ए। अब सुनना बेटा, ब्लॉक ए जो शुरुआत में m मास का था और रेस्ट पे था, जैसे बुलेट धसी, बुलेट ने इस पर इंपल्स लगाया सामने की तरफ J2, रस्सी ने पीछे की तरफ इंपल्स लगाया J1। बड़ा इसे आप f/dt और TDT का इंटीग्रेशन लिख सकते हो, उसमें लिखने में इतना मजा नहीं आता, J1 J2 अच्छे लगते हैं मेरे को। तो
उसके कारण इस m मास के ब्लॉक के पास वेलोसिटी आ गई है सामने की तरफ u/3। बेटा लगाओ IMT, इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस, इस तरफ नेट इंपल्स आ गया J2 माइनस J1, impulse is this minus this must be equals to final momentum minus initial momentum, J2 माइनस J1। बेटा ये J1 हम पहले से निकाल चुके हैं, जो ये इम्पल्स था बेटा, जो रस्सी का इम्पल्स था उसकी वैल्यू शायद बेटा हमारे पास mu/3 आई थी, और जैसे इसको रखा J2 की वैल्यू कम्स आउट टू बी 2mu/3। J2 जो इम्पल्स है वो 2mu। तो जैसे आपको अच्छा लगे बेटा वैसे करो, सिर्फ लिखना आना चाहिए, बाकी बेटा कोई बहुत बड़ी ऐसी टास्क है नहीं। और सिंपल इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम स्टेट्स दैट कि इम्पल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू P फाइनल माइनस P इनिशियल एंड दैट्स इट। हमारा सारा का सारा जो काम है वो इतने से बन जाएगा, हमें और कुछ करने की इसमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आई होप दैट्स ओके। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट अगली हेडिंग लिखिएगा, अगली हेडिंग लिखिएगा impulsive forces। next is impulsive forces। बड़ा नेक्स्ट इज हेडिंग लिखिएगा impulsive forces। सिंपल से शब्दों में कहूं तो ऐसा कोई फोर्स जो किसी सिस्टम का मोमेंटम अच्छा खासा चेंज करने की क्षमता रखता हो, वो भी बहुत कम समय के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो फोर्स है ये उस सिस्टम के लिए इंपल्सिव है। लेट मी रिपीट इट। अगर कोई फोर्स ऐसा है जो किसी सिस्टम का मोमेंटम अच्छा खासा चेंज कर सकता हो, वो भी ऐसे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो फोर्स है ये इंपल्सिव है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बेटा मान लीजिए कि कोई बॉल आई और बैट ने शॉट मार दिया, बॉल आई और बैट ने शॉट मार दिया, तो बॉल का मोमेंटम अच्छा खासा चेंज हुआ है। जैसे आपने शॉट मारा, बॉल की स्पीड भी चेंज हुई है, डायरेक्शन भी चेंज हुई है, इन अदर वर्ड्स वेलोसिटी चेंज हुई है, इन अदर वर्ड्स मोमेंटम चेंज हुआ है। और मोमेंटम चेंज करने के लिए बैट ने समय नहीं लिया, बैट ने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए बॉल के साथ इंपैक्ट किया और बिल्कुल बहुत कम समय के अंदर बैट ने बॉल का मोमेंटम चेंज कर दिया। इट मींस दैट कि इस बैट ने बॉल पर जो फोर्स लगाया है वो फोर्स बॉल के लिए इंपल्सिव है, बिकॉज दिस फोर्स हैज चेंज्ड द मोमेंटम ऑफ द बॉल विद इन very extremely small time interval, hence we can say that कि this force is impulsive for the ball। इस बात को हम लिखते हैं if a force can change momentum of a system in a very small time interval, then this force is impulsive for the system। डेफिनेशन से आपको इस बात का तो आइडिया लगा होगा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि इंपल्सिव फॉर द सिस्टम। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि कोई फोर्स जो है वो किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए इंपल्सिव हो तो किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के लिए इंपल्सिव ना भी हो, ऐसा हो सकता है। सुनना इस बात को, मैंने एक एग्जांपल तो आपको दिए, बेटा मैं आपको ऐसे 2-4 एग्जांपल और देता हूं। बेटा मान लीजिए कि ये कोई रफ सर्फ, ये कोई बेटा फ्लैट सरफेस, कोई बॉल आई टकराने तो बॉल वापस ऊपर चले गई। बॉल आते वक्त तो नीचे आ रही थी और जस्ट टक्कर के वक्त
टक्कर करने के बाद ऊपर चली गई। तो बॉल का मोमेंटम अच्छा खासा चेंज किया है किसने? सरफेस ने, और वो भी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। जैसे टक्कर हुई वैसे ऊपर चली गई। तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स जो सरफेस ने बॉल पर लगाया है, दिस फोर्स इज ऑफ कोर्स इंपल्सिव फोर्स फॉर द बॉल। उस बॉल के लिए एक तरह से इंपल्सिव फोर्स है। फेयर एनफ। तो कोई भी ऐसा फोर्स हो जो किसी बॉडी का अच्छा खासा मोमेंटम चेंज कर सकता हो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, थोड़ा उस फोर्स को हम बोल सकते हैं कि ये वाला फोर्स इंपल्सिव है उस सिस्टम के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि बेटा कोई फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए इंपल्सिव हो, किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के लिए इंपल्सिव ना हो। जैसे मान लीजिए कि हम कैरम खेल रहे हैं, ये बड़ा कैरम बोर्ड है, हमने बड़ा मान लीजिए कि स्ट्राइकर को उंगली से ऐसे मारा। जैसे हमने उंगली से यूं मारा तो ऑफ कोर्स ये जो हमने मारा है ये उस स्ट्राइकर के लिए इंपल्सिव फोर्स है। क्यों? क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया है उस स्ट्राइकर के ऊपर, उसने अचानक से उस स्ट्राइक का मोमेंटम चेंज कर दिया है, वो भी ऐसे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, बड़े आराम से चेंज कर दिया, और उस मोमेंटम को लेके बड़ा वो भाग गया। जैसे वो स्ट्राइकर गया 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 और कैरम बोर्ड की बड़ा मान लो कि वॉल से टकराया, टकरा कर यूं चला गया, तो कैरम बोर्ड की जो वॉल है उसने भी कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा। वो वाला फोर्स अगेन उस स्ट्राइकर के लिए, उस कोटी के लिए तो बड़ा इंपल्सिव है, क्योंकि अगेन उसका मोमेंटम अचानक से चेंज हो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। सो दिस फोर्स इज इंपल्सिव फॉर द स्ट्राइकर। लेकिन मैं कहूँ बेटा वही वाला फोर्स क्या उस कैरम बोर्ड के लिए, उस बोर्ड के लिए क्या बेटा इंपल्सिव है? आप बोलोगे नहीं सर, ये वाला जो फोर्स है उसने मोमेंटम चेंज किया अच्छा खासा। किसका? स्ट्राइकर का। लेकिन वही स्ट्राइकर जाकर अगर उस कैरम बोर्ड से टकराती है तो कैरम बोर्ड की वॉल का मोमेंटम वो चेंज नहीं कर पाया है। इट मीन्स दैट उसका मोशन चेंज नहीं कर पाया, और अगर उसका मोशन चेंज नहीं कर पाया इट मीन्स दैट द सेम फोर्स इज इंपल्सिव फॉर द स्ट्राइकर बट नॉट इंपल्सिव फॉर द दिस कैरम बोर्ड। ओके, जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल बड़ा मान लूँ, वही एग्जाम्पल बड़ा कि आपने कोई बॉल ली और दीवार पे दे मारी। बॉल अगर आपने ली और दीवार पर अगर दे मारी तो दीवार ने बॉल पर जो भी फोर्स लगाया वो अच्छा खासा मोमेंटम चेंज कर पाया है। किसका? बॉल का। तो इट मीन्स दैट बॉल का मोशन अच्छा खासा चेंज है, वो भी ऐसे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। लेकिन क्या यही बॉल उस दीवार का मोशन क्या चेंज कर पाई है? आप बोलोगे नहीं सर। तो इसका मतलब वही फोर्स बॉल के लिए इंपल्सिव है लेकिन दीवार के लिए इंपल्सिव नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई फोर्स बड़ा किसी सिस्टम के लिए इंपल्सिव हो, किसी दूसरे सिस्टम के लिए इंपल्सिव ना भी हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा कोई फ्लाई है, कोई मक्खी है, यूं आ रही है, मक्खी आ रही है, आ रही आ रही, अपन खाली बैठे हैं और मक्खी को हमने यूं मार दिया, तो मक्खी यूं आई और हमने सड़ाक से यूं मार दिया, तो मक्खी आई 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 यूं चलेगी। इज दिस फोर्स इंपल्सिव फॉर दिस हाउस फ्लाई? ऑफ कोर्स। इसने अच्छा खासा मोमेंटम चेंज किया इस हाउस फ्लाई का, वो भी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, उसका मोशन चेंज हुआ अच्छा खासा। लेकिन मान लो कि हम सड़क पर खड़े हों और कोई ट्रक आ रहा हो और हम ऐसे उंगली करके बैठे हैं कि ट्रक आएगा और ऐसे ठोकर मार देंगे उसको, तो ऑफ कोर्स हम तो बेवकूफ़ जैसे लगेंगे। फिर भी मान लो ट्रक आया 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 और हमने यूं जोर से कर दिया, तो ऐसा नहीं कि ट्रक पलटी मार के चला गया। ट्रक का तो मोमेंटम चेंज कर ही नहीं पाए, ट्रक को तो पता भी नहीं चला कि आप लोग ऐसे कर रहे हो उसके साथ। तो वही फोर्स उस हाउस फ्लाई के लिए जो था वो इंपल्सिव था, लेकिन वही फोर्स उस ट्रक के लिए इंपल्सिव नहीं है ना। तो सर बताओ ना, फिर आप बताओ कितने मैग्नीट्यूड तक का जो फोर्स होगा वो इंपल्सिव होगा, उससे ज़्यादा का होगा तो इंपल्सिव, उससे कम का होगा तो नॉन इंपल्सिव। ऐसा नहीं है, हम ऐसे कोई वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप फील से जवाब दे सकते हो। फील से अगर आपको लगे कि हाँ ये वाला फोर्स ऐसा है जिसने अचानक से मोमेंटम चेंज किया है, अचानक से मोशन चेंज किया है, तो बोल देना कि ये इंपल्सिव है। और अगर आपको लगे कि ये वाला फोर्स मोमेंटम चेंज करने में वक्त ले रहा है या फिर बहुत ज़्यादा मोमेंटम या मोशन को चेंज नहीं कर पाया, तो बोल देना कि ये नॉन इंपल्सिव है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। बड़ा मान लो कि सामने कोई बैटिंग कर रहा है, हम बॉलिंग कर रहे हैं, हमने बड़ा बॉल सामने तरफ फेंक दी। बड़ा जैसे ने बॉल फेंक दी तो सामने वाले बैट्समैन ने खींच के हमारी तरफ ही बॉल को मार दिया। अब जैसे खींच के बॉल हमारी तरफ मार दी तो बिल्कुल भयंकर तरह से बॉल यूँ जा रही थी और अचानक से हमारा हाथ ऐसे आ गया। ठीक है, बॉल आई 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 और एग्जैक्ट हमने ऐसे पकड़ लिया, तो हमने बॉल का मोमेंटम अचानक से जीरो कर दिया। इसका मतलब हमने बॉल का मोमेंटम चेंज कर दिया, वो भी ऐसे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। इज दिस फोर्स इंपल्सिव? ऑफ कोर्स। और बॉल जब आकर यूं हमारे हाथ से टकराएगी तो हमारे हाथ को फील भी आएगी कि हाँ ये फोर्स तगड़ा सा है, हाथ लाल हो जाएगा एकदम भयंकर तरीके से। इज दिस फोर्स इंपल्सिव फोर्स आवर हैंड? ऑफ कोर्स।
लेकिन अगर इसी तरह से बेटा मान लो कि कोई बॉल बहुत जोर से मारी गई है, बेटा मान लो किसी हाइट से आ रही है, उसी बॉल को अगर हम ऐसे कैच कर रहे हैं यूं, तो बॉल पहले ऐसे थी, फिर उसको यूं कैच किया, यूं कैच किया, यूं कैच किया, तो हमने ऐसे करते हैं कैच बेटा, यूं करके करके ऐसे कैच करते हैं। अगर हमने बॉल को यूं कैच किया तो ऑफ कोर्स हमने फिर से बॉल का मोमेंटम जीरो कर दिया है, लेकिन इस बार बॉल को जब हमने यूं कैच किया तो उसका मोमेंटम जीरो करने में हमने वक्त लिया है, और मोमेंटम जीरो करने में अगर हमने वक्त लिया है तो इस बार हमारे हैंड ने मोमेंटम तो उतना ही चेंज किया है, लेकिन इस मोमेंटम को चेंज करने में टाइम ज़्यादा लिया है, और टाइम अगर ज़्यादा लिया है तो ऑफ कोर्स इस बार बेटा आपने जो फोर्स लगाया वो इम्पल्सिव नहीं है बल्कि नॉन इम्पल्सिव है। इसीलिए अगर हम कैच इस तरह से करेंगे तो उस केस में हमारे हाथों पर बहुत तगड़ा, बहुत फास्ट ऐसा इस तरह का कोई इम्पल्सिव फोर्स नहीं लगेगा, और यूं आती हुई बॉल को अगर मैं ऐसे डायरेक्टली पकड़ लूंगा तो जो फोर्स आएगा वो इम्पल्सिव आएगा, और बॉल को अगर मैं यूं कैच करूंगा तो ऑफ कोर्स जो फोर्स आएगा वो नॉन इम्पल्सिव होगा। आई होप यू गेट द सेंस। ये एक बेसिक फीलिंग है इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस की। सो बेसिकली कोई फोर्स इम्पल्सिव है या नॉन इम्पल्सिव है, इसको फीलिंग से ही डिसाइड करना है, ठीक है बेटा, कोई वैल्यूज वगैरह से डिसाइड ना करना है। फिर भी दो चार लॉज मान लो, एक तरह से दो चार ऐसे मतलब आउटलाइंस मान लो जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये फोर्स इम्पल्सिव है या नॉन इम्पल्सिव है, वो सुन लेना। जैसे पहला पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स आर ऑलवेज नॉन इम्पल्सिव। ये हमेशा ही नॉन इम्पल्सिव होंगे। क्यों सर, स्प्रिंग फोर्स क्या मोमेंटम चेंज नहीं कर सकता? क्या कर सकते हैं, लेकिन स्प्रिंग फोर्स हमेशा मोमेंटम चेंज करने में वक्त लेगा। उसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी मोमेंटम चेंज करने में हमेशा वक्त लेगा। बड़ा मान लो कोई स्प्रिंग है, ये बड़ा मान लो स्प्रिंग है, और कोई ब्लॉक इस पर आया तो ब्लॉक आएगा, स्प्रिंग बड़ा मोमेंटम कंप्रेस होगी, कंप्रेस होगी, कंप्रेस होगी, बड़ा ब्लॉक की वेलोसिटी फाइनली जीरो होगी। तो कैसे मोमेंटम चेंज नहीं किया? क्या किया, लेकिन स्प्रिंग के साथ जब भी टच होगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करने में टाइम लगेगा, और अगर टाइम लगेगा तो हम कहेंगे कि ये वाला फोर्स इम्पल्सिव नहीं है। तो जो भी मोमेंटम चेंज करने में वक्त लेते हो उनको हम बेटा कभी भी इम्पल्सिव नहीं कहेंगे, नॉन इम्पल्सिव कहेंगे। सो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स कैन चेंज मोमेंटम, बट दे ऑलवेज टेक टाइम टू चेंज द मोमेंटम, सो दे बोथ ऑफ देम आर ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस। जो फोर्सेस कॉलिजन के दौरान, बड़ा कॉलिजन मतलब समझ गए, आए टकराए, ऐसे कॉलिजन के दौरान जो फोर्सेस लगते हैं वो अक्सर इम्पल्सिव होते हैं, इन जनरल इम्पल्सिव होते हैं। तो आप कह सकते हो फोर्सेस ड्यूरिंग कोलिजन और इम्पैक्ट आर इन जनरल इम्पल्सिव। अक्सर बड़ा इम्पल्सिव होते हैं, अक्सर इम्पल्सिव होते हैं, ठीक है ना। अगली बात, इम्पल्सिव फोर्स को सिर्फ और सिर्फ एक इम्पल्सिव फोर्स ही बैलेंस कर सकता है। इम्पल्सिव फोर्स को सिर्फ और सिर्फ एक इम्पल्सिव फोर्स ही बैलेंस कर सकता है। तो एक लाइन बड़ा और लिख सकते हो, ओनली इम्पल्सिव फोर्स can balance other impulsive force। सिर्फ और सिर्फ एक इम्पल्सिव फोर्स ही एक दूसरे इम्पल्सिव फोर्स को बैलेंस कर सकता है, ठीक है ना। जैसे इस बात पर बेटा मैं आपसे एक दो छोटी छोटी बातें पूछता हूं, आपको तो सिर्फ और सिर्फ ये जज करना है कि ये वाला फोर्स इम्पल्सिव है या नॉन इम्पल्सिव है, और कोई बात बेटा आपको एक बार के लिए डिस्कस नहीं करनी, सिर्फ यही डिस्कशन करना हम लोगों को कि कौन सा फोर्स इम्पल्सिव है और कौन सा फोर्स नॉन इम्पल्सिव है, ठीक। जैसे ये बेटा मेरे पास कोई छत, सीलिंग के साथ मासलेस स्ट्रिंग और m मास के ब्लॉक पर बेटा ऐसे,
वैसे पढ़ा है। कौन से फोर्स हैं आप बोलोगे सर, सबसे पहले तो नीचे की तरफ mg है, उसको बैलेंस करने के लिए टेंशन है। वी नो दैट कि बैलेंस कर रहा है तो पक्की बात है कि टेंशन की वैल्यू भी तो mg है। mg तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ऑफ कोर्स ये तो नॉन इंपल्सिव है। लेकिन ऊपर की तरफ टेंशन, बेटा टेंशन तो इंपल्सिव भी हो सकती है, नॉन इंपल्सिव भी हो सकती है। तो सर ये इंपल्सिव है या नॉन इंपल्सिव है? तो हमें पता लग गया कि टेंशन की वैल्यू तो फिलहाल mg के बराबर ही है, और टेंशन की वैल्यू अगर mg के बराबर है तो mg अगर नॉन इंपल्सिव है तो बेटा ये भी नॉन इंपल्सिव है, ये भी नॉन इंपल्सिव। लेकिन अगर मान लो बेटा कभी ऐसा हुआ कि आपके पास ये सीलिंग और ये बेटा कोई रस्सी ऐसे स्लैक्ड, m मास का ब्लॉक, ये आपके पास कोई स्लैक्ड स्ट्रिंग, और हमने इस m मास के ब्लॉक को रिलीज कर दिया। अब ऑफ कोर्स m मास के ब्लॉक को अगर रिलीज कर दोगे तो ये m मास का ब्लॉक नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। कभी ना कभी m मास का जो ब्लॉक है वो बड़ा ऐसी डिस्टेंस पे पहुंचेगा कि रस्सी अचानक से टाइट हो जाएगी। जब रस्सी टाइट हो जाएगी उस टाइम पर रस्सी का कोई ना कोई टेंशन लग रहा होगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ mg। ये T और mg मैंने कब बनाया? जब रस्सी जस्ट टाइट हुई है तब, हमेशा नहीं, जब रस्सी जस्ट टाइट हुई है। तो जैसे मैंने इस ब्लॉक को छोड़ा, बड़ा ब्लॉक नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, कभी ना कभी जस्ट रस्सी टाइट हुई है, और जिस टाइम पर जस्ट टाइट हुई है उस टाइम बेटा बताना कि टेंशन और mg दोनों इंपल्सिव है, नॉन इंपल्सिव है। आप बोलोगे सर mg का तो पता ही है कि ये तो कभी भी इंपल्सिव होगा ही नहीं। अब बेटा जरा बताना कि टेंशन क्या है। आप बोलो सर टेंशन और mg बराबर नहीं है। सर बराबर नहीं, बल्कि m मास का ब्लॉक नीचे आ रहा था और अचानक से उसके पास वेलोसिटी जीरो आ गई। पहले वेलोसिटी थी, फिर वो वेलोसिटी अचानक से जीरो हो गई। इसका मतलब जरूर ऊपर की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन रहा होगा, और वो भी तगड़ा, अच्छा खासा बड़ा एक्सेलरेशन रहा होगा सर, क्योंकि नीचे की तरफ भाई ब्लॉक को तो हमने यहां से छोड़ा था, यहां पर आते आते उसके पास कुछ ठीक ठाक वेलोसिटी थी, और वो वेलोसिटी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जीरो हो गई। और जैसे बेटा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स अगर जीरो हो गई तो ऑफ कोर्स नीचे की तरफ इस वेलोसिटी को जीरो करने के लिए ऊपर की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन तो रहा होगा। ऊपर की तरफ कोई ना कोई अगर तगड़ा एक्सेलरेशन रहा होगा तो पक्की बात है कि ऊपर की तरफ तगड़ा कोई ना कोई फोर्स रहा होगा। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स रहा होगा? टी है बेटा, और ये वाला फोर्स पक्की बात है कि बहुत बड़ा रहा होगा, क्योंकि इसी फोर्स ने तो इस m मास के ब्लॉक के मोमेंटम को ऐसे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स बेटा जीरो कर दिया है, चेंज कर दिया है। सो आप कह सकते हो कि ये जो टेंशन है इस इंस्टेंट पर, किस इंस्टेंट पर? जैसे आपका m मास का ब्लॉक इतना नीचे आ गया कि रस्सी जस्ट टाइट हो गई है। जिस टाइम पर जस्ट टाइट हुई है उस टाइम पर आप कह सकते हो कि ये जो टेंशन है ये आपका इंपल्सिव है। उस टाइम पर बेटा आपका ये टेंशन इंपल्सिव है। फेयर ना? अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि आपके पास ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये m मास का ब्लॉक, बस पड़ा है बेटा, कुछ नहीं, m मास का ब्लॉक, कौन से फोर्सेस हैं? नीचे की तरफ mg है, ऊपर की तरफ mg नॉर्मल है। mg के लिए तो कुछ खास सोचने की जरूरत ही नहीं कि तो नॉन इंपल्सिव होना ही होना है। अब बेटा m मास का ब्लॉक अगर पड़ा है तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन जीरो है, इक्विलिब्रियम है, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो नॉर्मल की वैल्यू भी mg के बराबर है। और अगर नॉर्मल की वैल्यू mg के अगर बराबर है तो पक्की बात है कि ये वाला नॉर्मल भी आपका नॉन इंपल्सिव है। लेकिन मान लो बेटा सिचुएशन ऐसी हुई कि ये रही सरफेस, ये रही बेटा सरफेस, और किसी m मास के बॉल को हमने यहां से रिलीज कर दिया, ठीक है, यहां से रिलीज कर दिया। अब ये m मास की बॉल बेटा आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही, और जिस टाइम टकरा रही है उस टाइम की बात करते हैं। जिस टाइम टकरा रही है उस टाइम पर दो फोर्स लग रहे होंगे, एक तो नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, और ऑफ कोर्स नीचे वाले सरफेस ने ऊपर की तरफ कोई ना कोई नॉर्मल भी लगाया होगा। mg के लिए तो कुछ खास सोचने की जरूरत नहीं है, हमने याद कर रखा है कि ये तो नॉन इंपल्सिव होगी। नॉर्मल की बात करते हैं तो आप बोलोगे देखो सर कि ये m मास की बॉल आकर या तो टकरा कर चिपक जाएगी या फिर आएगी, टकराएगी, फिर वापस ऊपर आ जाएगी। दोनों ही केस में इस बॉल का मोमेंटम तो चेंज हुआ है।
पहले मोमेंटम नीचे था, अब मोमेंटम ऊपर आ गया और ये मोमेंटम भी अच्छा खासा चेंज हुआ है। और इस चेंज होने के अंदर, इस चेंज होने के लिए जो समय लगा वो बहुत कम लगा है। और अगर ये चेंज होने में समय बहुत कम लगा है, इट मीन्स दैट दिस नॉर्मल हैज चेंज्ड द मोमेंटम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। इफ इट हैज हैपेंड, ऑफ कोर्स बट दिस नॉर्मल इज इम्पल्सिव इन नेचर। ये बड़ा आपका इम्पल्सिव इन नेचर, ये नॉर्मल आपका इम्पल्सिव इन नेचर। ये बॉल बड़ा ये जो नॉर्मल फोर्स है ये इम्पल्सिव इन नेचर है। इसको अगर आप फील करना चाहो तो अपना हाथ यहाँ रख सकते हो, बॉल के और सरफेस के बीच में रख सकते हो। तो जैसे बड़ा बॉल आपके हाथ पर टकराएगी, आपको इस बात को फील आएगी कि आपके हाथ ने उस पर तगड़ा सारा फोर्स ऊपर की तरफ लगा है। हो सकता है कि बड़ा आपके हाथ पर अच्छा खासा प्रेशर पड़े और आपको इस बात की फील है कि हाँ भाई ये वाला फोर्स तो अच्छा खासा बड़ा था। तो ठीक है, हम इस तरह से फीलिंग से आइडिया दे सकते हैं कि कोई फोर्स जो है वो इम्पल्सिव है या नॉन इम्पल्सिव है। फिर भी अगर दो बातें याद रख लें तो बड़ा हमारा थोड़ा सा काम आसान पड़ जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स तो कभी भी इंपल्सिव नहीं होंगे, बाकी फोर्सेस इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव हो सकते हैं। नेक्स्ट इज लाइन ऑफ मोशन। वैसे आपको इस स्टेटमेंट से आइडिया लग गया होगा, इट इज लाइन ऑफ मोशन ऑब्वियसली मीन्स वो लाइन जिसके अलोंग मोशन हो रहा है, या फिर वो लाइन जिसके अलोंग किसी ऑब्जेक्ट के पास कोई वेलोसिटी है। वो तो बहुत ही लिटरल मीनिंग आ गया यहां पर। तो लाइन ऑफ मोशन is a line along which object is moving, या फिर बेटा जिस तरफ वेलोसिटी हो उस लाइन को हम लाइन ऑफ मोशन कह सकते हैं। जिस तरफ भी वेलोसिटी हो उसी लाइन को हम लाइन ऑफ मोशन कह सकते हैं। इसी तरह से एक टर्म और है जिसे हम याद रख सकते हैं, दैट इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अगेन काफी लिटरल सा सेंस है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब वो लाइन जिसके अलोंग कोई दो इंटरेक्टिंग बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं। जो भी दो बॉडीज को कोलाइड कर रही हैं, इंपैक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे पर किस लाइन के अलोंग एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, दैट लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सो एक लाइन लिखना, line of impact is a line along which interacting bodies are applying force on ईच अदर। जो भी दो बॉडीज हैं, अब वो बड़ा आप एक दूसरे पर जिस लाइन के अलोंग बड़ा फोर्स लगा रहे हैं, उस लाइन को हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहेंगे। इनके यूजेस थोड़े से आगे जाके आएंगे, हम उनको बाद में देख लेंगे। ठीक है, हम उनको बाद में देख लेंगे। आगे चलिए बेटा। तो जिस लाइन के अलोंग मोशन हो उसे हम लाइन ऑफ मोशन कहेंगे, और जिस लाइन के अलोंग कोई इंटरेक्टिंग बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हो उस लाइन को हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहेंगे। आगे की हमारी कुछ ऐसी डेफिनेशंस होंगी बेटा जिसके अंदर इस तरह के टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, तो एक बार इन टर्म्स का नाम जानना और ये किस तरह से डिफाइंड है ये जानना थोड़ा सा जरूरी था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कोलिजन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, दैट इज कोलिजन। हालांकि आज का जो लेक्चर है बड़ा उसमें सिर्फ और सिर्फ कोलिजन की थ्योरी हो पाएगी, जो थोड़ा सा बोरिंग वाला पार्ट है वही हो पाएगा। इसका जो इंटरेस्टिंग पार्ट है जिस पर सवाल ज़्यादा पूछते हैं, दैट इज़ मोस्टली न्यूमेरिकल पोर्शन, जिसके सवाल खूब सारे पूछते हैं, वो तो अपन कल ही देख पाएंगे। आज थोड़ा सिर्फ और सिर्फ इसकी जो मोस्ट ऑफ द थ्योरी है वही देख पाएंगे। कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे से टकराती है, आई मीन टू से दैट एक दूसरे पर इंपल्सिव फोर्सेस लगाती हैं और अपने लीनियर मोमेंटम को रीडिस्ट्रीब्यूट करती हैं, बट दिस काइंड ऑफ एक्ट इज नोन एज कोलिजन। कोई भी दो बॉडीज आपस में एक दूसरे पर कोई ना कोई इंपल्सिव फोर्स लगाए और मोमेंटम को रीडिस्ट्रीब्यूट करे, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोलिजन। वैसे हम कई बार इवन आगे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह चैप्टर के अंदर
इंटरेक्शन में टच होना जरूरी नहीं है, उसके बावजूद भी हम कोलिजन डिफाइन कर लेते हैं। इस चैप्टर में हम अक्सर बॉडीज को कोलाइड कराने के लिए उनको टच होने को जरूरी मानेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में हम इसको ऐसा बोलेंगे, दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, फिर दूर जा रहे हैं और एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं और मोमेंटम को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसे भी हम कोलिजन कभी न कभी बोल सकते हैं, कोई इतना इश्यू नहीं है। बट फिर भी distribution of linear momentum among interacting bodies is known as कोलिजन। हमारे इस सेंटर ऑफ मास के चैप्टर के अंदर तो हम कोलिजन के अंदर इंटरेक्शन के दौरान एक दूसरे पर इंपल्सिव फोर्सेस कंसीडर करेंगे कि बॉडीज आएंगी, एक दूसरे पर तगड़ा इंपल्सिव फोर्स लगाएंगी और एक दूसरे का मोमेंटम चेंज करेंगे। नेट मोमेंटम भले कंजर्व रहे, लेकिन एक दूसरे का मोमेंटम चेंज करेंगे। तो आप कह सकते हो इन जनरल, मतलब बेटा अक्सर इन जनरल in collision interacting bodies will apply impulsive forces on each other, एक दूसरे पर बड़ा इंपल्सिव फोर्सेस लगाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा, कोलिजन के कुछ टाइप्स हैं। लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन के हिसाब से लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट को ध्यान में रखकर हम कोलिजन के दो पार्ट्स बनाते हैं। कोलिजन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज हेड ऑन कोलिजन एंड अदर वन इज ऑब्लिक कोलिजन। तो सुनिए बेटा, आपके पास कोलिजन के दो पार्ट्स हैं। पहला है हेड ऑन कोलिजन और दूसरा है आपका ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन के अंदर तो दो, मान लीजिए बेटा कोई ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी ऐसे, तो इसका लाइन ऑफ मोशन ऐसे, ये दूसरा ब्लॉक, इसका लाइन ऑफ मोशन भी ऐसे, दोनों आएंगे टक्कर करेंगे। इसके पास वेलोसिटी v1, बड़ा लेट से v2। जिस टाइम पर टक्कर करेंगे उस टाइम पर एक दूसरे पर फोर्स भी लगाएंगे, और जो फोर्स लगाएंगे वो ऐसे लगाएंगे। ये इस पर इंपल्सिव फोर्स लगाएगा ऐसे, ये इस पर इंपल्सिव फोर्स लगाएगा ऐसे, ये इस पर इंपल्स लगाएगा लेट से इंटीग्रेशन एन डी टी, इस पर ये इंपल्स लगाएगा इंटीग्रेशन एन डी टी। तो जो भी फोर्स लगेगा वो ऐसे लाइन ऑफ मोशन के अलोंग ही लगेगा, तो जो भी वेलोसिटी चेंज होगी वो इस लाइन ऑफ मोशन के अलोंग ही चेंज होगी। तो टक्कर के बाद दोनों के दोनों जो ब्लॉक्स हैं वो उसी लाइन के अलोंग मूव कर रहे होंगे जिस लाइन के अलोंग पहले मूव कर रहे थे। इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी लेट से v1 डैश, इसके पास बड़ा वेलोसिटी आ जाएगी लेट से v2 डैश। तो हेड ऑन कोलिजन के अंदर दो पार्टिकल्स आएंगे, दोनों का लाइन ऑफ मोशन सेम होगा, लाइन ऑफ मोशन भी सेम है, लाइन ऑफ इंपैक्ट भी सेम है, वेलोसिटी भी इसी लाइन के अलोंग है, फोर्सेस का आदान प्रदान भी इसी लाइन के अलोंग है। तो फाइनल वेलोसिटीज जो आएंगी वो भी इसी लाइन के अलोंग ही आएंगी। तो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग बड़ा सारा का सारा मोशन है, टक्कर से पहले भी टक्कर के बाद भी, और उसी लाइन के अलोंग ही आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट भी है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि हेड ऑन कोलिजन के अंदर लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट कोइंसाइड, एक बात बढ़ाइए, और दूसरा
लाइन ऑफ मोशन बिफोर एंड आफ्टर कोलिशन विल बी सेम। कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद बेटा लाइन ऑफ मोशन सेम रहेगा। जिस लाइन के अलोंग बेटा बॉडी टक्कर से पहले मूव कर रही थी, कोलिजन के बाद बेटा उसी लाइन के अलोंग ही मूव कर रही है। जैसे बेटा पहले यूं आ रही थी, बेटा बाद में भी उसी लाइन के अलोंग ही जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस भी तो उसी लाइन के अलोंग ही लगे हैं। ओब्लिक कोलिजन में ऐसा हो सकता है कि बेटा मान लीजिए कि एक बॉल है, ये यूं आई, तो ये इसका लाइन ऑफ मोशन। दूसरी बॉल बेटा मान लीजिए यूं आई, तो ये इसका लाइन ऑफ मोशन। दोनों का लाइन ऑफ मोशन अलग अलग, और दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, इंपल्सिव फोर्स। एक तरह से वो इन दोनों बॉल्स के बीच का नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स हमेशा कैसे लगेगा, तो आप बोलोगे सर दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। तो इस पर फोर्स लगेगा ऐसे, जिससे मैं एक बार के लिए उसका इम्पल्स लिख दूं इंटीग्रेशन एन डी टी। इसी तरह से ये बॉल इस पर एक इम्पल्स लगाएगी ऐसे, दैट इज इंटीग्रेशन एन डी टी। अब होगा क्या कि इस बॉल पर पहले वेलोसिटी इस तरफ थी और एक फोर्स लग गया इस तरफ, तो जस्ट टक्कर के बाद ये वाली बॉल बेटा ऐसे कहीं ना कहीं इधर की तरफ भाग जाएगी। इसी तरह से इस बॉल की अगर बात करूं तो पहले वेलोसिटी इसके पास ऐसे थी, फोर्स इसके पास यूं लग गया, तो टक्कर के बाद बेटा बॉल यूं भाग गई। तो आपने कुछ नोटिस किया कि इस बॉल का लाइन ऑफ मोशन पहले ये था, बाद में ये हो गया। इस बॉल का लाइन ऑफ मोशन पहले ये था, बाद में ये हो गया। इसका मतलब कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद लाइन ऑफ मोशन अलग अलग हो सकते हैं। हेड ऑन कोलिजन में जिस लाइन के अलोंग पहले लाइन ऑफ मोशन था, टक्कर के बाद भी लाइन ऑफ मोशन वही था। इस बार बेटा देखना, इसका लाइन ऑफ मोशन ये था, इसका लाइन ऑफ मोशन ये था, और जिस लाइन के अलोंग फोर्सेस लग रहे थे वो लाइन ये है जो कि हमारी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन बेटा सेम नहीं है, और इस कारण से बेटा हमारा ऑब्लिक कोलिजन में लाइन ऑफ मोशन पहले और लाइन ऑफ मोशन बाद में अलग अलग है। तो यहां पर मैं ऐसा कह सकता हूं, लाइन ऑफ मोशन एंड line of impact are different। दूसरा बेटा, line of motion before and after collision may be different। मतलब बेटा जिस लाइन के अलोंग कोलिजन से, जिस लाइन के अलोंग कोलिजन से पहले बेटा बॉल्स मूव कर रही थी, हो सकता है कि बेटा किसी और लाइन के अलोंग मूव करें टक्कर के बाद। दिस काइंड ऑफ कोलिजन इज नोन एज योर ऑब्लिक कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन के बीच का डिफरेंस बेटा आपको आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट, जो बॉडीज टकरा रही हैं, जिन बॉडीज के बीच में कोलिजन है, उनके मटेरियल पर बेस्ड हम कोलिजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अलग अलग मटेरियल का अलग अलग टाइप का कोलिजन हो सकता है। तो मटेरियल की बेसिस पे जो बॉडीज टकरा रही हैं वो किस मैटर से बनी हुई है, किस मटेरियल से बनी हुई है, उसके बेसिस पर हम कोलिजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और इसको हम बड़ा बारी बारी से इत्मीनान से देखेंगे कि उसकी क्या कहानी है, ठीक है। तो कोलिजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। One is elastic collision, another is inelastic collision, and third one is perfectly inelastic collision। इन तीनों को हम बड़ा अलग अलग हेडिंग डालकर इनकी और डिटेल भी देखेंगे, बट एक बार के लिए छोटी छोटी 2-4 बातें सुनो। पहली ये
कि हम इलास्टिक कोलिशन तब बोलेंगे जब जो बॉडीज आपस में टकराएंगे तो टकराते वक्त हल्का फुल्का एक दूसरे के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेंगे, टक्कर के बाद वापस से वो अपनी शेप, साइज और ज्योमेट्री को रीगेन कर लेंगी। मतलब उन बॉडीज के अंदर किसी प्रकार की कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगी। इस तरह की बॉडीज को हम इलास्टिक बॉडीज बोलेंगे और ऐसी इलास्टिक बॉडीज के बीच के टक्कर को हम इलास्टिक कोलिशन बोलेंगे। फेयर एनफ? तो आप कह सकते हो शेप, साइज and geometry of elastic bodies will remain same before and after collision. और सही कहूं तो उनके बीच में किसी प्रकार की कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगी। कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगी, इस बात का मतलब यह है कि बेटा जो दो बॉडीज टकरा रही हैं उनकी शेप, साइज, ज्योमेट्री वही रहेंगी जो शुरुआत में थी बेटा, वही फाइनल। और ऐसी बॉडीज के बीच की जो टक्कर होगी उसको हम नाम देंगे इलास्टिक कोलिशन। अलग से बेटा इसको हेडिंग डाल के अपन लिखेंगे, बड़े आराम से लिखेंगे, ठीक। इसको हम अलग से भी हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट इज इनइलास्टिक कोलिशन। इनइलास्टिक कोलिशन इज, इसके अंदर शेप, साइज एंड ज्योमेट्री चेंजेस shape, size and geometry changes in inelastic bodies due to collision. Collision के कारण बड़ा चेंज तो आएंगे and there will be some deformation. There will be some डिफॉर्मेशन। जो परफेक्टली ऐसी इनइलास्टिक बॉडीज के बीच की जो टक्कर होगी उसको हम इनइलास्टिक कोलिशन बोलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन। बड़ा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन में परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडीज की बात करें तो बड़ा वो है जिनकी शेप, साइज और ज्योमेट्री चेंज होंगी और जिनमें बड़ा चेंज सबसे ज्यादा आएगा और डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा आएगा। तो आप कह सकते हो कि इन परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडीज shape, size and geometry changes by maximum amount due to collision. और इन परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडीज में डिफॉर्मेशन जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो आप कह सकते हो कि देयर विल बी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। बड़ा डिफॉर्मेशन कैसे है, क्या है, इनको हम आराम आराम से देखेंगे। हम पहले एक बार हल्का सा इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि आखिर कोलिजन का प्रोसेस कैसा है, लेकिन मैं अभी तो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि बेटा कोलिजन के आपके तीन बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं और ये बेसिक क्लासिफिकेशंस जो हैं वो डिपेंड करता है कि जो बॉडीज टकरा रही हैं उनका नेचर कैसा है, उनके नेचर पर डिपेंड करती हैं। और अगर मान लीजिए कि बॉडीज ऐसी हैं कि उनके अंदर किसी प्रकार कोई डिफॉर्मेशन आई ही नहीं तो आप बोल दो कि सर ये इलास्टिक कोलिजन है। उनके अंदर अगर मान लीजिए कि बेटा डिफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा आए तो आप बोल देना कि सर वो तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। और अगर मान लीजिए कि आप कह सको कि हाँ सर डिफॉर्मेशन आया है लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है तो उस केस में हम बोल देंगे कि ये अपने आप में एक इनइलास्टिक कोलिजन है। आई होप दैट्स ओके। बाकी हम इसकी डिटेलिंग तो बाद में देखेंगे यार ना।
चलिए आगे चलते हैं बेटा। किस तरह से कोलिजन का प्रोसेस होता है बेटा, उसको भी थोड़ा सा थ्योरेटिकली देखते हैं। हालांकि मैं जितना डिटेल के अंदर इन सब बातों को बता रहा हूं, ये सब बेटा आपके सिर्फ और सिर्फ समझ के लिए है। इस पर कोई बहुत आसान सवाल तो नहीं आ सकता, बट कोई बहुत टफ सवाल वगैरह जो वो इन थ्योरीज पर, इन बातों पर आ सकता है। तो सुनिए बेटा, नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ कोलिजन। तो सुनना बेटा, प्रोसेस ऑफ कोलिजन है क्या। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई बॉडी है m1 मास की, इसके पास बेटा सामने की तरफ स्पीड है u1, इसके जस्ट सामने बेटा एक दूसरी बॉडी है m2। मैं इनके बीच में हेड ऑन कोलिजन कर रहा हूं बेटा। हेड ऑन कोलिजन मतलब बेटा पहले भी मोशन इसी लाइन के लॉन्ग था और बाद में मोशन इसी लाइन के लॉन्ग है। जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है, जो फोर्स है, वो भी इसी लाइन के लॉन्ग ही है। इस m2 मास के ब्लॉक के पास बेटा स्पीड जो है वो u2 है और u1 की जो वैल्यू है बेटा वो u2 से बड़ी है। u1 की वैल्यू u2 से बड़ी होगी तभी तो बेटा दोनों के दोनों एक दूसरे से टक्कर करेंगे। तो क्या होगा, थोड़ी देर में टक्कर होगी। जैसे टक्कर होगी बेटा कहानी कुछ ऐसी होगी। जैसे टक्कर होगी तो पीछे वाला जो ब्लॉक है वो आगे वाले ब्लॉक के अंदर धंसने की कोशिश करेगा। ये m1 मास, ये m2 मास। जैसे m1 इस m2 के अंदर धंसेगा वैसे ही m1 m2 पर कोई ना कोई फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ। वैसे ही बेटा ये m2 m1 पर फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ। इस फोर्स को मैं जानबूझ के ND लिख रहा हूं बेटा। D स्टैंड्स फॉर डिफॉर्मेशन, कि इस टाइम पर डिफॉर्मेशन लगातार बढ़ती जा रही है। सर डिफॉर्मेशन कैसे बढ़ रही है, जरा चेक करना। ये रहा आगे वाला ब्लॉक, ये रहा पीछे वाला ब्लॉक। अगर पीछे वाले ब्लॉक के पास वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो पीछे वाला ब्लॉक इस आगे वाले ब्लॉक के अंदर धंसने की कोशिश करेगा। जितना वो उसके अंदर धंसेगा दोनों में डिफॉर्मेशन उतनी ही ज्यादा होगी, तो डिफॉर्मेशन लगातार बढ़ेगी। जब तक पीछे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी आगे वाले ब्लॉक से ज्यादा होगी तब तक लगातार डिफॉर्मेशन बढ़ेगी। लेकिन ये जो फोर्स पीछे लग रहा है ये लगातार इसकी वेलोसिटी को घटा रहा है और इसकी वेलोसिटी को लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे ही दोनों की वेलोसिटी घटते बढ़ते कभी ना कभी दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। जिस टाइम दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, दोनों के पास कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी m1 और m2 के पास। जो कॉमन वेलोसिटी है बेटा मैं इसको VCOM लिख रहा हूं। उस टाइम पर बेटा आपके डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा होगी। उस टाइम पर आपके इस ब्लॉक के पास डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा होगी। ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है। यहां से यहां तक के प्रोसेस को आप एक नाम निकाल सकते हो कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है ना। अब भी m1 m2 को बाहर की तरफ पुश कर रहा है, m2 m1 को पीछे की तरफ पुश कर रहा है। अब इसकी वेलोसिटी घटेगी और इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जैसे ही अब m2 की वेलोसिटी बढ़ेगी और m1 की वेलोसिटी घटेगी बेटा वैसे ही बीच में जो डिफॉर्मेशन वाला पोर्शन था वो बेटा वापस से अपनी एक्चुअल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो यहां से यहां तक का जो प्रोसेस था वो डिफॉर्मेशन का था। आगे का प्रोसेस है रिफॉर्मेशन का। रिफॉर्मेशन मतलब बॉडीज अपनी एक्चुअल शेप साइज ज्योमेट्री को रिगेन करने की कोशिश करेंगी। तो अब क्या होगा, अब थोड़ा डिफॉर्मेशन घटेगा। अब m2 पर फोर्स आएगा सामने की तरफ, बेटा मैं उस फोर्स को NR लिख रहा हूं। इस पर बेटा मैं फोर्स पीछे की तरफ लिख रहा हूं, वो NR है। R किस लिए, रिफॉर्मेशन के लिए। और ऐसे बेटा ये जो फोर्स पीछे की तरफ लगा, ये जो फोर्स आगे की तरफ लगा, ये जैसे जैसे बेटा ब्लॉक दूर जाएंगे तो बीच वाले रीजन के अंदर आपकी जो डिफॉर्मेशन थी वो घटेगी और थोड़े टाइम बाद फाइनली कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये m1 मास, इसके पास वेलोसिटी v1 और ये m2 मास, इसके पास बेटा वेलोसिटी v2। हो सकता है कि हल्की फुल्की डिफॉर्मेशन अब भी रह जाए। ये डिफॉर्मेशन रही है या नहीं रही है ये इस बात पर डिपेंड करती है कि इनका मटेरियल कैसा है। अगर m1 m2 का मटेरियल अगर इलास्टिक है तो कोई किसी प्रकार की डिफॉर्मेशन नहीं रहेगी। और अगर बेटा मान लो कि परफेक्टली इलास्टिक है
तो बेटा कोई ना कोई डिफॉर्मेशन रहेगी। यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज योर प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन। ये बेटा आपका प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन, फेयर इनफ। तो यहां से लेकर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक का जो प्रोसेस है वो तो है प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन से लेकर वापस से बेटा दोनों ब्लॉक एक दूसरे से दूर हो गए या फिर बेटा जितना कोलिजन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया वहां तक बेटा हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन। यहां पर दो चार बेटा खास बातें हैं। पहली बात, मैं इस U1 U2 को और V1 V2 को रिलेट करने के लिए एक इक्वेशन बना सकता हूं। जरा गौर करना बेटा, पूरे रास्ते इस M1 पर फोर्स लगा है पीछे पीछे पीछे, वही फोर्स M2 पर लगा है आगे आगे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि M2 का मोमेंटम तो बड़ा है और M1 का मोमेंटम घटा है। M2 का मोमेंटम कंजर्व नहीं है, M1 का मोमेंटम कंजर्व नहीं है, मगर पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है। तो अगर मैं कहूं कि बेटा मोमेंटम कंजर्व करो, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू, बाद में देखना, M1 V1 प्लस M2 V2। इवन यहां से यहां तक भी वही मोमेंटम है, यहां से यहां तक भी मोमेंटम है, तो यहां की मोमेंटम को भी मैं लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? M1 प्लस M2 इंटू कॉमन वेलोसिटी। तो कोई मुझे कहे कि सर कॉमन वेलोसिटी निकालो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। दैट इज M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। ये बड़ा हमारे पास एक मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन है। यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्व हो ऐसा जरूरी नहीं है। अक्सर बेटा आपकी जो फाइनल एनर्जी होगी वो या तो इनिशियल के बराबर होगी या उससे कम होगी। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका कोलिजन कैसा है। हम धीरे धीरे देख लेंगे, तुम उनकी सिवाय चिंता मत करना। यहां पर एक नई टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको बिल्कुल वैसे ही डिफाइन करना जैसे मैं कहूं। बेटा इसको हम डिफाइन करते हैं impulse of reformation divided by impulse of deformation। ये एक रेशो है और ये रेशो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो कोलिजन है इसने जितना डिफॉर्म हुआ है उसके मुकाबले कितना रिफॉर्म हुआ है, जितना डिफॉर्म हुआ है उसके मुकाबले कितना रिफॉर्म हुआ है। अगर मान लो इसका रेशो 1 आ गया तो हमें कहेंगे जितनी डिफॉर्मेशन हुई उतनी ही रिफॉर्मेशन हो गई। इसका मतलब एक्चुअल शेप साइज ज्योमेट्री अचीव कर ली है। अगर मान लो इसका रेशो कम से कम आया, इस बात का मतलब ये हुआ कि डिफॉर्मेशन के मुकाबले रिफॉर्मेशन कम हुआ है और बॉडीज ने अपनी एक्चुअल शेप साइज ज्योमेट्री अचीव नहीं की है। तो ये रेशो बेटा एक तरह से इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि डिफॉर्मेशन के मुकाबले आखिर रिफॉर्मेशन कितना हुआ है और आखिर में कितनी डिफॉर्मेशन बची रह गई है। कोई बात नहीं, देख लेंगे। इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन के वक्त इंपल्स निकालना हो तो आप लिख सकते हो कि सर जो फोर्स है NR/dt डिवाइड बाई इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। यहां से यहां तक बड़ा डिफॉर्मेशन के वक्त कितना इंपल्स लगा है, दैट इज इंटीग्रेशन ND/dt। सर ये इंपल्स कैसे लिखूं? बड़ा इंपल्स लिखने का सबसे बड़ा तरीका है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम सेज दैट कि इंपल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो अगर मुझे यहां से यहां तक रिफॉर्मेशन के वक्त कितना इंपल्स लगा है किसी भी एक ब्लॉक पर, तो मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं। दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। रिफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक है तो फाइनल माइनस इनिशियल। थोड़ा बोलना M2 V2 माइनस M2 V कॉमन। फेयर एनफ। यहां पर देखना बेटा, यहां से तक डिफॉर्मेशन है। काश मैं डिफॉर्मेशन का इंपल्स लिख पाऊं, बच्चे बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, पूरे रास्ते इधर की तरफ ND लगा है। दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इज M2 V कॉमन
माइनस m2 इंटू u2। m2 कैंसिल, मेरे पास आ गया v2 माइनस v कॉमन। बेटा v कॉमन हमें लिखना आता है, दैट इज m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई v कॉमन, दैट इज m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस u2। बेटा देखना क्या आ गई e की इक्वेशन। बेटा मेरे ख्याल से e की इक्वेशन आ गई मेरे पास। हाँ बेटा, m1v2 प्लस m2v2 माइनस m1u1 माइनस m2u2 डिवाइडेड बाई m1u1 प्लस m2u2 माइनस m1u2 माइनस m2u2। बेटा कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो तो कर दो बेटा, कुछ बेटा कैंसिल आउट हो रहा हो तो कर सकते हो यार। नीचे देखना बेटा, ये m2u2 वाला रायता तो खत्म ही हो गया, तो डिनोमिनेटर में तो मेरे पास बड़े आराम से आ गया m1 इंटू u1 माइनस u2। ठीक है ना, ठीक है ना, आगे चलिए बेटा। अब ऊपर वाली इक्वेशन को और देखो बेटा। ऊपर वाली इक्वेशन वैसे तो अच्छी है, बढ़िया इक्वेशन है, मगर मैं थोड़ा सा उसको और बढ़िया लिख सकता हूं। देखना, ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है, m1v2 प्लस m2v2, ये तो बेटा वैसा का वैसा लिख दो, माइनस ये जोड़ा m1u1 प्लस m2u2, m1u1 प्लस m2u2 लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हो m1v1 प्लस m2v2। और यहां से बेटा मेरे ख्याल से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और इससे बेटा आपका m1 भी कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो आपको बेटा जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला याद करना है कोई भी सवाल करते वक्त, वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। डेरिवेशन तो बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ किसी बच्चे के मन में ऐसा हो कि सर ये सब कहाँ से आया, तो उसको बताने के लिए मैंने सारी बातें बताई है। आपको बेटा सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। v2 माइनस v1 मतलब टक्कर के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। v2 से दूर जा रहा है, v1 से पीछा कर रहे हो, तो कुल मिलाकर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया है, v2 माइनस v1। तो v2 माइनस v1 इज ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कब होगी, ऑफ कोर्स बेटा टक्कर के बाद, डिवाइड बाय u1 माइनस u2। ये u1 से पास आ रहा है, ये u2 से दूर जा रहा है, तो u1 माइनस u2 क्या है, नजदीक आने की रेट। तो ऑफ कोर्स दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब बेटा ये बाय डिफॉल्ट मान के चलना कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है आफ्टर कोलिजन, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है बिफोर कोलिजन। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला याद रखना है कि इट इज v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ये इससे अच्छा फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कब, टक्कर के बाद, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कब, बेटा टक्कर से पहले। आई होप बेटा आपको पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ कोलिजन समझ में आ गया होगा। हालांकि बेटा याद रखने वाली बात, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला है, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर इट। हमारे सारे सवाल बेटा सिर्फ फॉर्मूले से हो जाएंगे, हालांकि हम शायद आज सवाल नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, मगर बेटा ये जो बोरिंग थ्योरी वाला काम है वो भी तो निपट ही जाए। और ये जो डेरिवेशंस वगैरह कराई है ये सिर्फ और सिर्फ आपके मन में बातें सेट हो जाए इसलिए कराई है। एक तो ये कि बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, ये इसकी डेफिनेशन है। और इसका फॉर्मूला जो आता है वो आता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन बेटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हमारे जितने भी सवाल हैं वो बेटा इस फॉर्मूले से होते हैं, ना कि इस फॉर्मूले से। लेकिन किसी अच्छे एग्जाम में बड़ा पूछ ले तो बड़ा रिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन ऐसी बातें भी अपन को पूछ सकता है, तो हल्का सा आइडिया भी हो तो हमारा बड़े आराम से काम चल जाएगा। आई होप दैट्स ओके।
ये बड़ा हमारा है प्रोसेस ऑफ कोलिजन। अब एक बार ना हम एक्चुअल हमारे जो कोलिजन्स हैं उनको ढंग से देखते हैं कि बेटा हमारे जो 3 तरह के कोलिजन थे उनमें क्या क्या कहानी है, क्या क्या सिचुएशन है, उनको हम बारी बारी से आराम आराम से चेक करते हैं। चलिए सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के बारे में हमें जितनी बातें पता चलेंगी ना बेटा हम सारी लिखेंगे यार, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हम जितनी बातें पता चल सकती हैं हम सारी बात लिखेंगे। हम जितना कुछ सोच सकते हैं सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। सुनना बेटा, अगेन बेटा आपके पास 2 ब्लॉक, एक का मास m1 वेलोसिटी u1, दूसरे का मास m2 हेड ऑन कोलिजन है बेटा, इसके पास वेलोसिटी u2। पहले डिफॉर्मेशन होगी और कभी ना कभी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगी। ये m1 ये m2, दोनों के पास जिस टाइम मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगी तो दोनों के पास कॉमन वेलोसिटी होगी और वो कॉमन वेलोसिटी होगी m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा बाद में डिफॉर्मेशन होगी, ये m1 वेलोसिटी v1, बेटा ये मास m2 और ये वेलोसिटी v2। यहां से यहां तक का प्रोसेस है डिफॉर्मेशन का, यहां से तक का प्रोसेस है रिफॉर्मेशन का। फाइनली ब्लॉक्स के शेप साइज ज्योमेट्री वही हो जाएगी जो एक्चुअल है, क्योंकि कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। तो कुछ बातें, सबसे पहली बात, इलास्टिक कोलिजन में आपके ई की जो वैल्यू आएगी बेटा इट विल बी 1। ई है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ये तो रेशियो है तो ऑफ कोर्स ये यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है। ई की वैल्यू 1 है, इस बात का मतलब ये है कि इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन दोनों बराबर हैं। तो दूसरा पॉइंट बेटा मेरे पास ये हो गया इस केस में कि इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन इज इक्वल टू इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। और अगर इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन बराबर है, इस बात का अर्थ यह है कि टक्कर के वक्त जितना डिफॉर्मेशन हुआ फिर उतना ही रिफॉर्मेशन हो गया, और उतना ही अगर रिफॉर्मेशन हो गया तो फाइनली किसी प्रकार का कोई डिफॉर्मेशन बचा ही नहीं। इसका मतलब एक्चुअल शेप साइज और ज्योमेट्री अचीव हो गई है। आप बोल गए ऑफ कोर्स सर हो गई है। इलास्टिक कोलिजन में हमने पहले से पढ़ रखा है कि इलास्टिक बॉडीज यूज होती हैं और इलास्टिक बॉडीज का फाइनल शेप साइज ज्योमेट्री वही हो जाता है जो उनका एक्चुअल था। तो आप कह सकते हो फाइनली ब्लॉक्स will achieve same shape, size, geometry as initially। और अगर बेटा वही शेप साइज ज्योमेट्री है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि फाइनली किसी प्रकार का कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। फाइनली नो डिफॉर्मेशन, फाइनली बेटा किसी प्रकार का कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। फाइनली बेटा कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। ई जो है इट इज ऑल्सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। एक फॉर्मूला बेटा ये भी था कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका मतलब फाइनली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इलास्टिक कोलिजन में आप ये भी कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। एक बात और, अगर किसी प्रकार का कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, इस बात का यह अर्थ है कि किसी प्रकार का कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होंगी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल।
मैं ये नहीं कह रहा कि सारे रास्ते काइनेटिक एनर्जी सेम है, नहीं बेटा, बल्कि शुरुआत से लेकर जब तक डिफॉर्मेशन बढ़ता है, तो जैसे जैसे डिफॉर्मेशन बढ़ती है वैसे वैसे आप ऐसा कह सकते हो कि डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। जैसे जैसे डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है बेटा, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी घटती है। लेकिन फिर यहां से यहां तक जैसे जैसे डिफॉर्मेशन घटेगा बेटा, वैसे वैसे हम बोल देंगे कि डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। जितनी जितनी डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी घटेगी बेटा, उतनी उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और फाइनली अगर कोई डिफॉर्मेशन है ही नहीं तो हम बोलेंगे कोई डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, और कोई डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इस बात का मतलब ये है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे रास्ते काइनेटिक एनर्जी सेम है, मैं कह रहा हूं कि इनिशियल और फाइनल बराबर है। तो मैंने कहा कि बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आई होप बेटा इस बात को आप समझ गए होंगे। और अगर किसी बच्चे ने मुझसे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ पूछा, तो मैं कहूंगा कि सिस्टम के पास शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर। जब तक कॉलिजन नहीं हुआ तो यही काइनेटिक एनर्जी रही। जैसे ही कॉलिजन स्टार्ट हुआ तो ऑफ कोर्स डिफॉर्मेशन बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी। लेकिन डिफॉर्मेशन किस तरह से बढ़ा, डिफॉर्मेशन की पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी किस तरह से घटी, उसका फंक्शन मुझे नहीं पता। हाँ, इतना जरूर पता है कि काइनेटिक एनर्जी घटी है। तो काइनेटिक एनर्जी लगातार घटेगी घटेगी घटेगी, फंक्शन मुझे नहीं पता, तो मैंने बड़ा रैंडम सा ग्राफ बना दिया। किसी टाइम पर आपकी काइनेटिक एनर्जी लीस्ट होगी। किस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी लीस्ट होगी? आप बोलोगे सर इस टाइम पर, जिस टाइम पर डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा है। जिस टाइम पर डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा है, डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है। बिल्कुल वैसे जैसे स्प्रिंग बड़ा एक तरह से कंप्रेस होती है, तो उस टाइम पर उसके पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा बड़ा। उसी तरह से दोनों ब्लॉक एक दूसरे को कंप्रेस करके बैठे हैं, तो डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा। और इस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी लीस्ट है। कितनी है? हाफ m1 प्लस m2, दोनों के पास बड़ा स्पीड तो सेम ही है। और कितनी है वो स्पीड? m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। जैसे बेटा मैंने m1 प्लस m2 का स्क्वायर किया, एक m1 प्लस m2 तो गायब है। तो सर क्या फाइनली यही काइनेटिक एनर्जी रहेगी? नहीं बेटा, उसके बाद तो आपका रिफॉर्मेशन आएगा। जैसे रिफॉर्मेशन आएगा आपकी डिफॉर्मेशन घटेगी, बिल्कुल जैसे स्प्रिंग का कंप्रेशन घटता था वैसे घटेगी। और वैसे वैसे आपकी डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी। तो ऐसे अगर चलता जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ेगी। और फाइनली बेटा मुझे फंक्शन नहीं पता, इसमें मैंने रैंडम सा ग्राफ बना दिया है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी वही आ जाएगी जो इनिशियल है। एक्सप्रेशन लिखना चाहो तो लिख लूंगा हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर। हालांकि हम जानते हैं कि ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है। ये हुआ हमारा इलास्टिक कोलिजन। और बेटा ये हुआ हमारा इलास्टिक कोलिजन, जिसमें हम कह सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक और फाइनल काइनेटिक सेम है। इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन सेम है। और हम ठीक है इतनी सारी बातें बेटा इसके अंदर बड़े आराम से कर सकते थे। आई होप इट्स ओके। आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज perfectly inelastic collision। करते हैं इसको डिस्कस कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर मैथमेटिकली कहूं तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मतलब बेटा ई की वैल्यू 0। ई का फॉर्मूला क्या था बेटा? इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ई की वैल्यू 0 तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन 0। इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन 0 मतलब रिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिफॉर्मेशन हुआ और रिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। तो आप कह सकते हो कि इन दिस केस इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन इज 0। इट मीन्स दैट किसी प्रकार का कोई रिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं।
इसका मतलब इस बार तो बेटा आपका मैक्सिमम रिफॉर्मेशन है, सॉरी बेटा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है। और तो और बेटा ई का एक फॉर्मूला और था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ई की वैल्यू 0 तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी तो 0। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0, इस बात का अर्थ क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है, इस बात का मतलब है कि दोनों ब्लॉक आए, टकराए, चिपक गए और साथ मूव कर रहे हैं। आए, टकराए, चिपक गए और साथ मूव कर रहे हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इस बार सिचुएशन ऐसी होगी कि अगर आपके पास ये m1 मास का ब्लॉक है, इसके पास वेलोसिटी u1, ये m2 मास का ब्लॉक है, इसके पास वेलोसिटी u2, तो पहले डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन जब होगा तब ये m1 और ये m2 दोनों कॉमन वेलोसिटी से जाएंगे सामने की तरफ, और यहां से यहां तक के प्रोसेस को हम बोल देंगे हमारा प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन। इस बार ये प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन ही आपका प्रोसेस ऑफ कोलिजन है। अब इसके बाद किसी प्रकार का कोई रिफॉर्मेशन है ही नहीं, और अगर है ही नहीं तो ये दोनों के दोनों ब्लॉक इसी कॉमन वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से लगातार सामने की तरफ चलते जाएंगे। तो दे विल स्ट्राइक एंड स्टिक, स्ट्राइक एंड स्टिक, आएंगे, टकराएंगे और चिपक जाएंगे, और फिर बड़ा चिपके चिपके लगातार सामने की तरफ मूव करते रहेंगे। फेयर एनफ। तो आप कह सकते हो कि इस बार कोई रिफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इस बार बड़ा डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा है। बट अगर डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा है तो आप ये भी कह सकते हो कि इस बार जो डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। बड़ा डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा है। ये डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी बड़ा आप रिलेट कर सकते हो, जैसे बड़ा एक ब्लॉक ये रहा, दूसरा ब्लॉक ये रहा, वो नजदीक आए, बीच में स्प्रिंग लगा रखी तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, तो उस टाइम पर स्प्रिंग के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बड़ा वैसे ही आप बोल सकते हो कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को ऐसे कंप्रेस करेगा, तो एक डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी टाइप टर्म टू बता सकते हो। हालांकि इस बात का ये अर्थ है, मैं जब ये कह रहा हूँ कि डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, इस बात के मेरे कहने का अर्थ ये है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस सबसे ज्यादा है। तो कोई मुझसे पूछे कि सर इसका काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आएगा, तो करते हैं बेटा कोशिश। अगर आप मुझसे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम अगर ग्राफ पूछोगे तो शुरुआत में तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, और उसके बाद जैसे टक्कर हुई बड़ा वैसे ही ऑफ कोर्स डिफॉर्मेशन में लगातार बड़ा तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी घटेगी घटेगी घटेगी, बड़ा कभी ना कभी आपकी मिनिमम होगी। यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है ये है आपका प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन, और इस टाइम पर आपके काइनेटिक एनर्जी विल बी लीस्ट एंड दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m1 प्लस m2 प्लस कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर। मैं बेटा इस बार m1 प्लस m2 ऊपर नीचे से कैंसिल कर देता हूं और ये एक्सप्रेशन आ गया, और इसके बाद काइनेटिक एनर्जी यही रहेगी, जो लीस्ट काइनेटिक एनर्जी है बड़ा वही रहेगी। दिस इज योर प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन। सर रिफॉर्मेशन क्यों नहीं दिखा रहे बेटा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में किसी प्रकार कोई रिफॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डिफॉर्मेशन ही होता है। और सर ये जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस आया है इसका क्या बेटा, दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसके लिए बेटा आपको अक्सर सवाल इस तरह से पूछ रखे होंगे, बताओ एनर्जी का लॉस क्या है, तो बोलते ना कि एनर्जी का लॉस ये है, या फिर बड़ा एक तरह का शब्द और यूज करते हैं, बताओ डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो बोलते ना कि जितनी काइनेटिक एनर्जी घटी है वो डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो जैसे आप बड़ा इसको बोलना चाहो वैसे आप इसको बोल सकते हो, इसमें थोड़ी आपकी मर्जी चलेगी, बड़ा इसमें आपकी हल्की फुल्की मर्जी तो चलेगी, ठीक है। दिस इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। आगे चलते हैं बेटा, ये हुआ हमारा इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशंस। इन दोनों के बीच का जो है उसे हम बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिशन। ये सबसे ज्यादा कॉमन है,
और इन इलास्टिक कोलिजन में आप ई दैट इज इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन बोलते हो, या फिर बेटा मेरे ख्याल से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन बोलते हो। इसकी वैल्यू विल बी लेस देन 1, बड़ा इक्वल नहीं, अगर इक्वल हो गई फिर तो वो इलास्टिक कोलिजन हो गया, एंड शुड बी ग्रेटर देन 0। सर इक्वल टू 0 नहीं बेटा, इक्वल टू 0 को तो हम परफेक्टली इलास्टिक बोल देंगे। तो ई की जो वैल्यू है बेटा वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, वो कितनी भी हो सकती है। सर यूनिट, बेटा यूनिट तो ऑफ कोर्स नहीं है, इंपल्स से अगर इंपल्स डिवाइड करोगे रेशियो है बेटा, कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, इसका मतलब आपका जो रिफॉर्मेशन है बेटा वो डिफॉर्मेशन से छोटा है। तो आप कह सकते हो कि रिफॉर्मेशन इज स्मॉलर देन डिफॉर्मेशन। इसका मतलब रिफॉर्मेशन है तो सही, लेकिन जितनी बॉडीज टक्कर के वक्त डिफॉर्म हुई थी उतनी नहीं हो, उतना रिफॉर्मेशन हो नहीं पाया। इसका मतलब फाइनली थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन तो रह जाएगा, फाइनली थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन तो रह जाएगा। तो आप कह सकते हो कि इस बार impulse of reformation is less than impulse of deformation, और impulse of reformation अगर बड़ा impulse of deformation से कम है, इस बात का अर्थ ये है कि reformation हुआ तो है, बॉडीज ने अपनी एक्चुअल शेप साइज ज्योमेट्री रीगेन करने की कोशिश तो की है, लेकिन वो कर नहीं पाई है। तो फाइनली बेटा कोई ना कोई डिफॉर्मेशन तो रह गया। फाइनली there is some deformation, और अगर बेटा कोई फाइनली कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन है, it means that finally there is some deformation potential energy। और अगर फाइनली कोई ना कोई डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी है, इस बात का अर्थ ही हो गया कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम है, और जो डिफरेंस है वही तो बड़ा आपकी डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी है। तो आप कह सकते हो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और आपकी जो इनिशियल माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी है बेटा यही तो आपकी एक तरह से डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक पॉइंट और बेटा, ई की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो टक्कर के बाद जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा वो ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से कम होगा। तो एक पॉइंट और लिखना चाहो, लिख सकते हो बड़ा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है ना। लेकिन इस बार ऐसा नहीं कि ब्लॉक्स आएंगे टकराएंगे और चिपक के साथ मूव करेंगे, चिपक के नहीं करेंगे, बट फिर भी है ना बड़ा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो कम ही रहेगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। अगर आप मुझसे इसमें डायग्राम बनवाना चाहो बड़ा बनवा सकते हो। ये आपके पास m1 मास का ब्लॉक, इसके पास स्पीड u1, ये m2 मास का ब्लॉक, इसके पास बेटा स्पीड u2। पहले डिफॉर्मेशन होगी, और डिफॉर्मेशन में बेटा दोनों ब्लॉक्स के पास डिफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा आएगी। जिस टाइम दोनों ब्लॉक्स के पास मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगी, दोनों ब्लॉक्स के पास सेम वेलोसिटी आएगी। बाद में बेटा हल्की फुल्की रिफॉर्मेशन आएगी, और इसके पास वेलोसिटी v1 हो जाएगी, और इसके पास वेलोसिटी v2 हो जाएगी। लेकिन फिर भी हल्की फुल्की दोनों बॉडीज के अंदर थोड़ी बहुत डिफॉर्मेशन तो रह ही जाएगी। फेयर इनफ। आप कह सकते हो कि अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, अगर कोई हमसे पूछ ले कि व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। जैसे बड़ा डिफॉर्मेशन होगी वैसे ही जैसे जैसे दोनों ब्लॉक एक दूसरे में धसेंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी लगातार घटेगी। अब ऑफ कोर्स मैं ये तो नहीं कह सकता कि काइनेटिक एनर्जी घटने का फंक्शन क्या होगा, बट स्टिल एक हल्का फुल्का मैं कह सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी घटेगी जरूर।
बेटा काइनेटिक एनर्जी घटेगी घटेगी। सबसे लीस्ट काइनेटिक एनर्जी तब होगी जिस टाइम पर आपका डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा। इस लीस्ट काइनेटिक एनर्जी को हम 2-3 बार लिख चुके हैं, हाफ m1u1 प्लस m2u2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है बेटा, दिस इज योर प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन। उसके बाद आएगा बेटा आपका प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन, ये आएगा बेटा आपका प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन। और जब दोनों बॉडीज वापस से रिफॉर्म हो रही होंगी, अपनी एक्चुअल शेप साइज ज्योमेट्री रीगेन करने की कोशिश कर रही होंगी, तो डिफॉर्मेशन लगातार घटेगा। डिफॉर्मेशन लगातार घटेगा तो डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी लगातार घटेगी, तो काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ेगी। अगेन वी आर अनेबल टू राइट द फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बट वी कैन से दैट ये काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज योर प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन। और यहां से यहां तक का जो पूरा प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कोलिजन। तो कोलिजन में थोड़ी देर बाद आपका डिफॉर्मेशन है, उसके बाद आपका रिफॉर्मेशन है। सर ये काइनेटिक एनर्जी बराबर होते 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 सर वो इनिशियल के बराबर क्यों नहीं हो गई? हो सकती थी, वो तब हो सकती थी जब कोलिजन बेटा इनइलास्टिक ना होकर इलास्टिक होता, जब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 से छोटा ना होकर 1 होता, तो बराबर भी हो सकती थी। और उस केस में बेटा ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बेटा बराबर हो। अब तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर, ये बेटा आपकी काइनेटिक एनर्जी। और अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर फाइनली कितनी डिफॉर्मेशन रह गई, कितना एनर्जी का लॉस है, तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है इसे आप एनर्जी का लॉस भी कह सकते हो। और कई कई बुक्स में जैसे मैंने कहा कि डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी शब्द यूज कर रखी होती है। सो दिस इज योर एनर्जी लॉस्ट, या फिर मेरे बच्चे डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी। दोनों में से कोई सा भी शब्द यूज कर रखा होता है, मोस्टली एनर्जी लॉस्ट वाला शब्द यूज कर रखा होता है। तो ये प्रोसेस है कि किस तरीके से दो बॉडीज आपस में एक दूसरे से कोलिजन करते हैं। ये बेटा प्रोसेस है जिससे बेटा दोनों के दोनों पार्टिकल्स किस तरह से कोलिजन करते हैं। आई होप दैट्स ओके। हमने कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं किए इस पे, हम अगली क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे। और आप मान सकते हो कि कोलिजन जो है वो वहीं से स्टार्ट होता है, ये तो ठीक है। ये तो बेटा हम लोगों ने जस्ट इस बात को फील लेने के लिए कि एग्जैक्टली कोलिजन किस तरह से होता है, आपको हल्का फुल्का आइडिया हो, इसलिए मैंने इसका थ्योरेटिकल पोर्शन आपको बता दिया। हालांकि अगर ये थ्योरेटिकल पोर्शन मैं आपको ना बताता तब भी बेटा आप सवाल कर सकते हो, कोई इसमें बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों को इसमें थोड़ा इंटरेस्ट हो सकता है, तो मैंने इसका सारा का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन आपको बता दिया है। आगे चलिए बेटा, मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क दे देता हूँ। वैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी होमवर्क दे रखा था, अब लिखिएगा। सेंटर ऑफ मास की इसेंशियल शीट, बड़ा सेंटर ऑफ मास की इसेंशियल शीट, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ई कर सकते हो आप। बड़ा सेक्शन ई पूरा निपटा सकते हो। एफ में कोई सवाल नहीं करना है, भले ही उसकी हेडिंग कोलिजन हो, लेकिन कोलिजन के सवाल करने लायक हमने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है, तो सेक्शन एफ बेटा छेड़ना ही नहीं है। ये मत सोच लेना कि यार सर को पढ़ाते हुए कोलिजन एक दिन हो गया, लो आज ही निपटा देते हैं, तो बेटा उनको मत छेड़ना सवालों को, ठीक है। आगे चलिए बच्चों, बाकी मैंने बेटा आपको एक्सरसाइज 1 और 2 में सवाल दे रखे थे, आप एक्सरसाइज 3 में आना। एक्सरसाइज 3 के अंदर आप क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 पार्ट 2 में आना।
क्वेश्चन नंबर 1, 3, 7, ठीक है। इतने सवाल कर लेना, बाकी बेटा सवाल जो कोलिजन के हैं तो कोलिजन अपन कल पढ़ते हैं। आज वाली क्लास थोड़ी सी बोरिंग हो गई, बट कल वाली बोरिंग नहीं होगी, ठीक है। कल वाली बेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, कल वाली बोरिंग नहीं होगी। आज वाली थोड़ी सी भारी होगी। आई होप दैट्स ओके, बट थोड़ी थ्योरेटिकल थी इसलिए भारी लगी हुई बेटा। बाकी तो कल न्यूमेरिकल्स ही रहेंगे तो कल इतनी मुश्किल नहीं लगेगा। ओके, ये बेटा कर लेना, थोड़ा सा काम है।